ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शनि अस्त हो रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के ऊपर? क्योंकि बहुत ही बड़ा ग्रह है ये और बहुत लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, तो इसका क्या प्रभाव होगा आप लोगों को बताना चाहूंगी। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लास्ट से तक। और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। और इस प्रेडिक्शन को आप अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा तो आपको परिणाम काफी सटीक मिल पाएंगे। देखिए, जो कर्म करने वाला ग्रह है सैटर्न, जो कालपुरुष की पत्रिका में 10वें भाव को, कर्म भाव को लेकर के चलता है, और जो प्राप्तियों का भाव है 11th, मकर और कुंभ जो राशियां हैं ये शनि के अधीन में होती हैं। कर्म और प्राप्तियां दोनों को ही शनि कहीं ना कहीं लेकर के चलता है और ये कर्म प्रधान ग्रह है। तो जब ये ग्रह अस्त हो जाएगा तो कैसे प्रभाव दे सकता है? सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि कोई भी ग्रह अस्त कैसे होता है। क्योंकि शनि बहुत बड़ा प्लेनेट है और सूर्य से काफी दूर है, तो जब ये अपने ऑर्बिट पे, अपने पाथ पे घूमता हुआ सूर्य के करीब पहुंचता है और उससे करीब 15 डिग्री पहले और 15 डिग्री पीछे पहुंचता है, तो ये सूर्य से अस्त होता है। अस्त होने का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी ग्रह है उसकी अपनी खुद की क्वालिटीज होती हैं, उस ग्रह की अपनी खुद की रश्मियां होती हैं, उसकी अपनी किरणें होती हैं, जो कि वो प्रभाव देता है सारे मनुष्यों के ऊपर, पूरे प्रकृति के ऊपर। और सूर्य इतना तेज प्लेनेट है कि जब भी कोई ग्रह उसके पास चलता हुआ आता है, अपनी कक्षा में घूमता हुआ सूर्य के करीब आता है, तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। तो अस्त होने का तात्पर्य ये हुआ कि चूंकि सूर्य में इतना तेज है तो उसके आगे जो अस्त हुआ ग्रह है उसकी जो क्वालिटीज हैं वो कहीं ना कहीं दब जाती हैं। इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कोई बहुत प्रकाश वाली जगह है, कोई बहुत ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लाइट लगी हुई हो, बहुत हेलोजन बल्ब्स लगे हुए हों, और वहां पे कोई व्यक्ति एक टॉर्च को लेके जाए या अपने मोबाइल की लाइट को जला ले तो वो कितना दिख पाएगा? दिखेगा नहीं वहां पे इतने अधिक हैवी लाइट के आगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो जो टॉर्च है, उसकी जो लाइट है वो अपना काम नहीं करेगी, या जो मोबाइल की लाइट है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अस्त हुए ग्रह का पूरा जो उसका अस्तित्व है वो नहीं खत्म होता है, सिर्फ उसका जो प्रभाव देने का तरीका होता है उसमें कमी आ जाती है। तो जब किसी व्यक्ति की ताकत कम हो जाएगी तो वो कम ताकत से काम कर पाएगा। तो यही चीजें शनि के साथ भी होंगी, चूंकि वो अस्त हो जाएगा तो जो उसके कारकत्व है उनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है। तो सैटर्न जो है वो पृथ्वी के अंदर की जितनी चीजें होती हैं, खनिज पदार्थ है या जो भी मेटल वगैरह हैं, पेट्रोकेमिकल चीजें हैं, ये सारी चीजों को शनि दिखाता है। शनि कंस्ट्रक्शन को भी दिखाता है, और ये जो है रियल एस्टेट सेक्टर है, इन सारी चीजों को सैटर्न दिखाता है। तो जब शनि अस्त होगा तो हो सकता है कि जो ये चीजें हैं, चाहे वो शनि कहीं ना कहीं ड्रग्स को भी लेकर के चलता है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं इनके ऊपर भी सैटर्न का प्रभाव होता है। तो इन एक महीने के अंदर ये भी संभावना आप लोगों को देखने को मिल सकती है कि जितना रियल एस्टेट वगैरह है या जो जमीन से संबंधित कारोबार है, या जो ऐसे काम हैं जो कि खनिज से जुड़ करके हैं या पेट्रो केमिकल सेक्टर से जुड़ के हैं, इनमें कुछ हाल देखने को मिले, इस तरह की चीजें भी संभावना बन सकती है इन एक महीने के लिए, क्योंकि सैटर्न एक महीने के लिए ही अस्त हो रहा है। और चूंकि मकर राशि उसकी खुद की राशि है और यहाँ पे सूर्य भी रहेंगे और कुल 5 ग्रहों का यहाँ पे एक कंजंक्शन होगा, तो ऐसी स्थिति में जब शनि अपनी राशि में ही रह के अस्त होगा तो ये क्या प्रभाव दे सकता है सबके ऊपर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेष से लेकर के कन्या लग्न और राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए बताना चाहूंगी। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, उससे आपको काफी सटीक जानकारी मिल पाएगी।
देखिए जो मेष वाले हैं, मेष लगन और राशि वाले लोग, आपके लिए जो शनि है आपके 10वें भाव में, जो आपका कर्म वाला भाव है, प्रोफेशन का भाव है, वहां पर आकर के सूर्य से अस्त होंगे। तो चूंकि ये आपका कर्म क्षेत्र है, जो भी आपका जॉब है, बिजनेस है, प्रोफेशन है, वहां पे सैटर्न अस्त होंगे। तो ये आपके लिए एक संभावना ये बन सकती है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, बिजनेस है, आपका व्यापार है, या जो भी आप सर्विस वगैरह कर रहे हैं, उसमें किसी तरह के बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा लगभग 1 महीने का, इस पीरियड में आप लोग ये प्रयास करिएगा कि जो चीजें जैसे भी चल रही हैं, आपका काम धंधा वगैरह जैसा चल रहा है, उसको एज इट इज मेंटेन करने की कोशिश करिएगा, या अपने जो आपका बॉस होगा, जो आपका उच्चाधिकारी होगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य आएंगे 10वें भाव में, सूर्य भी आएंगे। तो सूर्य क्या है कि 10वें भाव में आकर के उनकी स्थिति मजबूत हो जाती है। तो और सूर्य जो है कारक रहता है प्रशासन का, उच्च वर्ग का। तो जो आपके बॉस वगैरह हैं या जो आपके ऑफिसर्स हैं, अगर पहली चीज तो आप उनसे किसी तरह का वाद विवाद नहीं करिएगा, या उनकी किसी भी चीज को आप डिसोबे नहीं करिएगा। जो भी वो बोलते हैं आप उसको सुनते हुए आगे बढ़ जाइए। या किसी तरह का अगर आपको ऑर्डर मिलता है, या आपके जॉब को चेंज करने का कुछ आ रहा है इस तरह का, तो आप किसी तरह के वाद विवाद में ना पड़ करके उस चीज को फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप किसी विवाद में उलझते हैं, तो ये संभावना बन सकती है कि या तो जो आपका सर्विस है, जो आपका जॉब है, बिजनेस है, उसमें आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न की जो शनि है, उसकी पावर बिल्कुल कम हो जाएगी। तो चूंकि उसकी स्थिति कमजोर रहेगी, तो सैटर्न से संबंधित जितनी चीजें हैं, जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपके काम करने की क्षमता है, उन चीजों के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो इस पूरे टाइम पीरियड में आपको बहुत संभाल करते हुए चलना है, और अपने उच्चाधिकारियों से, जो भी आपके बॉस हैं जिनके अंडर में आप काम करते हैं, या जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है, या जो प्रशासन है, या जो पावरफुल लोग हैं, उनसे आप किसी तरह के बहसबाजी में या किसी तरह के वाद विवाद में नहीं उलझिएगा। उससे आपको नुकसान होने के योग बनेंगे। तो इस पूरे पीरियड में आप संभाल करते हुए चलिए। और एक चीज और आप कर सकते हैं कि चूंकि सैटर्न कमजोर स्थिति में रहेंगे, तो शनि से संबंधित जो चीजें रहेंगी, शनि मंत्र का जाप है, ये सारी चीजें आप करिए। इससे आपको एक रिलीफ मिलने के योग बनेंगे। और कर्म में जरा भी कमी नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी मन स्थिति है वो इस तरह की हो जाए कि आपके मन में एक उच्चाटन या कार्य के प्रति एक निरस्ता देखने को मिल सकती है। तो इन चीजों को आप मेंटेन करके रखिएगा। हालांकि यहाँ पे गुरु भी हैं और बुध हैं, सूर्य रहेंगे, और सूर्य जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी होकर के आएंगे, तो पढ़ाई लिखाई, क्रिएटिविटी, इन सारे क्षेत्रों में आपका रुझान रहेगा। उन सारी चीजों के प्रति आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो आपका कार्य क्षेत्र है, उसमें किसी तरह के चेंजेस के संयोग बन सकते हैं। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शनि जो रहेंगे वो आपके सूर्य के नक्षत्र से होकर के ही निकलेंगे, सूर्य के नक्षत्र में ही रहेंगे, और सूर्य भी यहाँ पर आएंगे। तो चूंकि ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही है सैटर्न अभी, तो इनका सूर्य के साथ में बहुत एक विरोधाभास होने के कारण हो सकता है कि आप अपने बॉसेस के द्वारा, जो आप जिनके अंडर में आप काम करते हैं, उन लोगों का आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ सकता है। इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी, तो आप उनको संभाल करके आगे निकल जाइएगा और सैटर्न को मजबूत करने की कोशिश करिएगा इस पूरे टाइम पीरियड में। ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। उसके बाद जो दूसरी लगन और राशि वृषभ है, देखिए वृषभ वालों के लिए जो ये सैटर्न अस्त हो रहे हैं, आपके लिए शनि बहुत ही योग कारक ग्रह होते हैं। क्योंकि सैटर्न आपके लिए एक तो केंद्र, जो आपका 10वां भाव है, और त्रिकोण जो आपका भाग्य भाव है, उसके स्वामी होकर के भाग्य भाव में अस्त हो रहे हैं। तो ये जो स्थिति होगी, ये काफी कमजोर स्थिति है। क्योंकि जब किसी का भाग्य का मालिक और कर्म का मालिक दोनों ही अस्त हो जाए, तो ये स्थिति काफी नेगेटिव प्रभाव दे सकती है। और इसी टाइम पीरियड में जो आपका लग्नेश है, जो आपका लग्नेश शुक्र है, वो भी अष्टम भाव से गोचर कर रहा है। तो लग्नेश भी जो है कमजोर स्थिति में आ गया। तो ये जो स्थिति रहेगी आपके लिए थोड़ा सा ये तकलीफ वाली स्थिति निर्मित कर रही है। तो इस पूरे टाइम पीरियड में आपको करना क्या रहेगा कि एक तो आप अपने जो भी आपका कार्य क्षेत्र चल रहा है, उसको आप जैसा भी है एज इट इज मेंटेन करने की कोशिश करिए। और कोई भी नए निर्णय मत करिए, कोई नया इनिशिएटिव इस पीरियड में मत लीजिए, क्योंकि लग्नेश भी कमजोर स्थिति में है।
तो इस वजह से आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा उठा-पटक या बहुत ज़्यादा फेर-बदल मत करिए, क्योंकि भाग्यवश चीज़ें जो हैं हो सकता है कि आपके अगेंस्ट जाने का काम करें, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और चूँकि यहाँ पर सूर्य भी रहेंगे और सूर्य आपके 4th हाउस के लॉर्ड होके आ रहे हैं, और सैटर्न जो यहाँ पे है आपका 10th और 9th का लॉर्ड होकर के है। तो कहीं न कहीं आप ऐसा अनुभव कर सकते हैं इस पूरे 1 महीने के टाइम पीरियड में कि चीज़ें जो हैं आपके हाथ से निकलते हुए आपको दिख सकती हैं। और यहीं पे चूँकि गुरु भी रहेंगे और गुरु भी आपके अष्टमेश हैं, और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के गुरु भी यहाँ पे हैं, और 17 जनवरी को गुरु भी अस्त हो जाएँगे। तो ये जो पूरा 1 महीने का टाइम पीरियड रहेगा, ये आपके इनकम की दृष्टि से और आपका जो एजुकेशन वगैरह है, जो आपकी हायर एजुकेशन है, जो आपका फाइनेंस है, संतान पक्ष है, इन सारी चीज़ों में कहीं न कहीं आपको एक कमी देखने को मिल सकती है। चूँकि लग्नेश भी अभी आपका कमज़ोर स्थिति में है, तो लग्नेश ही काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है व्यक्ति के लिए। तो जो वो कमज़ोर स्थिति में है, वो भी अष्टम भाव में अभी गोचर कर रहा है, और साथ में आपका भाग्येश भी कमज़ोर है। तो ऐसी स्थिति में आप कोई मेजर चेंजेज़ मत करिएगा अपने काम में, और अपने जो आपके बॉस वगैरह हैं, उनसे काफ़ी आप संभाल करते हुए चलिएगा। और जो आपके पिता हैं, जो आपके पिता हैं, जो आप पिता पक्ष हैं, उनकी हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए इस पीरियड में, और अपने स्वयं की हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके भाग्य भाव में हो रहा है, और सैटर्न यहाँ पे आपके जो पिता हैं उनका भी मालिक है, और उनका मालिक होकर के वो अस्त हो रहा है। तो कहीं न कहीं उनका जो स्वास्थ्य है या उनकी मान प्रतिष्ठा है, आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो भाग्य पक्ष है, इन चीज़ों में एक न्यूनता आपको देखने को मिल सकती है। तो आप अपना काफ़ी बैलेंस करते हुए, मैनेज करते हुए इस 1 महीने को निकालें, और ये कोशिश करिएगा कि सैटर्न को मजबूत करिएगा। कार्य अपने जैसे भी हैं, काम करने में आप कोई कमी या कोताही मत बरतिएगा, क्योंकि जब शनि अस्त होगा तो ये हो सकता है कि आपका मन भी कार्य के प्रति एक उच्चाटन जैसी स्थिति पैदा करने का काम कर सकता है। तो आप अपने काम को बहुत मजबूती से करिएगा, और शनि से संबंधित जो चीज़ें हैं, शनि के मंत्र जाप वगैरह, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके बाद जो तीसरी लगन और राशि मिथुन है, मिथुन वालों के लिए देखिए जो स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, यहाँ पर शनि आपके लिए एक तो भाग्य भाव के मालिक हैं, और अष्टम भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव में ही अस्त हो रहे हैं। तो ये किस तरीके से आपकी लाइफ को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु भी रहेंगे, और गुरु भी 17 तारीख को अस्त होंगे, 17 जनवरी को। तो जो 2 इम्पोर्टेंट प्लैनेट हैं, गुरु और शनि, दोनों यहाँ पे 5 ग्रहों के बीच में हैं। हालाँकि दोनों ही बहुत बड़े ग्रह हैं, लेकिन फिर भी जब अस्त होते हैं तो इनकी खुद की जो पावर है, वो उसमें कहीं न कहीं एक न्यूनता कमी आती है। तो आप लोगों के लिए भी यही मेरा सजेशन रहेगा कि एक तो आप अपने जीवन साथी के साथ में जो आपका संबंध है, उसको सँभाल करके चलिएगा, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना। आपके जो पिता हैं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और चूँकि आपका लग्नेश बुध भी अष्टम भाव में रहेगा और सूर्य के साथ में रहेगा, तो हालाँकि बुधादित्य योग भी बनाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को, स्वयं के स्वास्थ्य को, और अपने पिता के स्वास्थ्य और सेहत के प्रति काफ़ी सतर्क होकर के रहिएगा, और कोई भी बहुत बड़ा फेरबदल मत करिएगा, क्योंकि भी आपको भाग्य का जो सपोर्ट है, वो भी नहीं मिल रहा है। आपका भाग्येश अपने से द्वादश भाव में गोचर कर रहा है, और अस्त स्थिति में भी है। तो 2 तरह से ये नेगेटिव स्थिति में आके बैठा हुआ है। तो ये जो पूरा 1 महीने का टाइम पीरियड रहेगा, कोई भी नई चीज़ें बहुत सोच समझ कर ही आप उस पे विचार करिएगा, और कोशिश करिए कि जो पूरा 1 महीने का टाइम है, जब तक सैटर्न अस्त है, कम से कम तब तक जो है कोई बहुत ज़्यादा चेंजेज़ आप मत लाइए। और गुरु भी आपके दसम भाव के मालिक होकर के यहाँ आ रहे हैं, तो कार्यक्षेत्र से संबंधित चीज़ों में भी किसी तरह का फेर-बदल या उतार-चढ़ाव जैसी स्थितियाँ आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। तो इन चीज़ों के प्रति आप थोड़ा-सा सावधान होकर के रहिएगा, और शनि को मजबूत करने की कोशिश करिएगा, तो वो आपके लिए थोड़ा भाग्य पक्ष को सपोर्ट देने का काम करेंगे। हालाँकि शनि आपके अष्टम भाव के भी मालिक हैं, तो सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप अपने मन को ईश्वर से जोड़ करके, या जो आध्यात्मिक गतिविधियाँ होती हैं, उनमें आप अपने मन को लगाने की कोशिश करेंगे, तो उससे आपको इस गोचर का जो एक नेगेटिव प्रभाव है, ये जो पूरा 1 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें जो भी परिणाम आपको पीड़ा दे सकते हैं, उस साइड से आपका माइंड हट जाएगा, या उसकी नेगेटिविटी आपको कम पता चलेगी।
और सैटर्न को आप मजबूत कर सकते हैं, जो भी आप मंत्र जाप वगैरह के थ्रू, उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके बाद जो कर्क लग्न और राशि वाले लोग हैं, देखिए आपके लिए जो सैटर्न है ये आपके 7th हाउस और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके सप्तम भाव में सूर्य से अस्त हो रहे हैं। तो सूर्य यहाँ पर आपके धनेश हैं, द्वितीय भाव के स्वामी होकर के आपके सप्तम भाव में आएंगे। और शनि जो खुद 7वें भाव का मालिक है, जो आपका जीवन साथी बिजनेस पार्टनर है, उसका लॉर्ड होकर के, और जो आपका अष्टम भाव है, जो आपका ससुराल पक्ष है, उसका मालिक होकर के सप्तम भाव में अपने से द्वादश जाकर के अस्त हो रहा है। तो सबसे पहले सावधानी आप लोगों को ये बरतनी है कि एक तो आप अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ में संबंधों को बहुत संभाल के रखिएगा। ससुराल पक्ष से जो संबंध है उसके प्रति काफी आप केयरफुल होके रहिए। और दूसरा, चूंकि ये व्यापार का भी भाव है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आप नहीं लीजिए। अपने व्यापार से संबंधित जो इम्पोर्टेंट कुछ मेजर चेंजेस करने हो तो एटलीस्ट उनको आप 1 महीने के लिए थोड़ा-सा होल्ड पे रख सकते हैं, और जो चीज़ें जैसे चल रहे हैं उनको चलने दीजिए। क्योंकि यहाँ पर ये संभावना बन सकती है कि अभी जो निर्णय होंगे वो हो सकता है कि कहीं गलत डायरेक्शन में ना चले जाएँ। क्योंकि यहाँ पे गुरु भी हैं और गुरु भी 17 जनवरी को अस्त हो जाएँगे। तो गुरु आपके एक तो भाग्येश होकर के और दूसरा षष्ठेश होकर के आपके सप्तम भाव में अस्त होंगे। तो आपको भाग्य का भी उतना सपोर्ट अभी नहीं मिल पाएगा। और चूंकि छठे भाव के स्वामी होकर के सप्तम में जाएंगे, तो ये हो सकता है कि जो विवाद जैसी स्थितियां आपके लाइफ पार्टनर वगैरह के साथ में रही होंगी, उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन फिर भी आप जो है ये जो पूरा 1 महीने का टाइम पीरियड रहेगा, अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा आप सतर्क होकर रहिएगा। उसके प्रति आप उनका बहुत ध्यान रखते हुए निकलिए। सैटर्न को आप मजबूत करने की कोशिश करिए, और कार्य को आप बहुत मन से और पूरी ईमानदारी से करते रहिए। क्योंकि शनि कहीं ना कहीं अस्त हुआ है, तो ये आपके संबंधों में भी एक कमजोरी या एक तरीके की निरस्ता या एक आपको एक न्यूट्रल माइंड स्टेट में ले जा सकता है। क्योंकि एक तो इस भाव का मालिक ही आपके सप्तम का लॉर्ड है शनि है, और वो भी अस्त हो गया, तो ये कमजोर स्थिति होती है। तो जीवन साथी के प्रति आप बहुत ज्यादा सतर्क रहिएगा, स्पेशली उनके स्वास्थ्य को लेकर के। और सैटर्न के आप जाप वगैरह कर सकते हैं जिसमें उनमें थोड़ी स्ट्रेंथ आ जाए, दान वगैरह कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। हालांकि बहुत छोटा सा ये फेज है 1 महीने का, तो कोई बहुत तकलीफ की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी केयरफुल होकर रहिएगा। इसके बाद देखिए सिंह लग्न और राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए जो सैटर्न यहाँ पे आ रहे हैं, ये आपके सप्तमेश और षष्ठेश होकर के 6वें भाव में ये अस्त होंगे, सूर्य के द्वारा अस्त होंगे। सूर्य क्या है? आपका लग्नेश है। तो लग्नेश आपके 6वें भाव में आ रहा है और अस्त कर रहा है सैटर्न को। और यहाँ पर गुरु भी रहेंगे, जो कि आपके पंचम के मालिक रहेंगे और अष्टम के मालिक होकर के 6वें भाव में रहेंगे। ये 17 तारीख को ये भी अस्त हो जाएंगे। तो आपके लिए क्या स्थितियां निर्मित हो सकती हैं इस 1 महीने के टाइम पीरियड में? सबसे पहला तो काम आपको ये करना है कि आप अपने जीवन साथी से किसी भी तरह का वाद विवाद, बहस, लड़ाई झगड़ा, अपने जीवन साथी के साथ जो आपका संबंध है उसको आप बचाने की कोशिश करिएगा। क्योंकि उनसे अनावश्यक आपका विवाद या इस तरह की स्थितियां आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न एक तो अपने से द्वादश भाव में बैठे हैं और 6ठे भाव में शत्रुता वाले भाव में बैठे हैं, ऊपर से अस्त भी हो गए हैं। तो ये संभावना बन सकती है कि उनसे अनावश्यक विवाद नहीं करिएगा, नहीं तो वो चीजें आपके लिए तकलीफ देने का कारण बन सकती हैं। और दूसरा क्या है कि चूंकि सूर्य आपके 6ठे भाव में आए हैं, और सूर्य जो है गवर्नमेंट का कारक है, अपने बॉसेस का कारक है, जो आपके अधिकारी वगैरह होते हैं उनको लेकर के चलता है, जो आपकी मान प्रतिष्ठा है। तो 10वें भाव में चूंकि शनि अभी खुद की राशि में है, और राशि में तो अपने स्वयं की है, लेकिन वो जो नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, वो सूर्य का नक्षत्र है। तो सूर्य के नक्षत्र से ही शनि का गोचर है ये, और यहाँ पर ये अस्त भी हो जाएंगे और सूर्य के द्वारा ही अस्त किए जाएंगे। तो आप अपने उच्चाधिकारियों से बहुत संभाल करके चलिएगा, जिनके अंडर में आप काम करते हैं। इस तरीके से किसी से भी वाद विवाद नहीं करिए, क्योंकि आप अगर इस तरह से आप कुछ करते हैं तो हो सकता है कि किसी तरह के लीगल केसेस में या डिस्प्यूट, कुल मिला के ये है कि उलझने वाली स्थिति आपके लिए बन सकती है। तो इसका आपको थोड़ा-सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है कि गुरु का भी उतना सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो ओवरऑल जो आपके लिए स्थिति बनेगी, आप अपने जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों को बहुत संभालते हुए चलिएगा। किसी से अनावश्यक वाद विवाद नहीं करिएगा। सैटर्न को मजबूत करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपका जो आपका मैरिज वाला भाव है उसमें थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ बनी रहे इस तरह से।
आप इसको गोचर को लेके चल सकते हैं। और फरवरी में 8-9 फरवरी के बाद जब सूर्य निकल करके चले जाएंगे, सूर्य जब सैटर्न से डायरेक्टली काफी दूर चले जाएंगे, तो वहां पर फिर आपके लिए स्थितियां जो हैं कुछ अनुकूल हो जाएंगी। इस तरीके से आपको भी सैटर्न को ही मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ हुआ है तो कहीं ना कहीं न्यूनता तो लाता है अपने प्रभाव में। इसके बाद जो कन्या लग्न और राशि वाले लोग हैं, देखिए कन्या लग्न और राशि वालों के लिए शनि एक तो पंचम भाव के मालिक और छठवें भाव के मालिक होकर के पंचम भाव में सूर्य से अस्त होंगे। तो यहाँ पे सूर्य आपके द्वादश भाव के मालिक होकर के पंचम में आएंगे 14 जनवरी को, और शनि यहाँ पे 7 जनवरी से अस्त स्थिति में चल रहे हैं। तो जब आपका पंचमेश अस्त है, 5वें भाव का मालिक अस्त हुआ, तो यहाँ पे एक संभावना आपके लिए ये बन सकती है, क्योंकि यही शनि आपके 6वें भाव का भी मालिक है, तो जो कि आपके रोग ऋण शत्रु इन भाव को लेकर के चल रहा है। तो इसका जब मालिक अस्त हुआ, क्योंकि ये त्रिक भाव है, अच्छा भाव नहीं है छठा भाव, इसका लॉर्ड जब अस्त हुआ तो आपके रोग ऋण शत्रु बीमारियां जो हल्की फुल्की रही, इन चीजों में आपको एक रिलीफ देखने को मिलेगा पूरे 1 महीने तक। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो ये 1 महीने का टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। जिन लोगों के लिए किसी तरह की दिक्कतें चल रही होंगी, कोई वाद विवाद चल रहा होगा या किसी तरह की हेल्थ से रिलेटेड कोई छोटी मोटी दिक्कतें होंगी, उनको 1 महीने के पीरियड में काफी रिलीफ महसूस होगा। लेकिन इसी शनि का जो अस्त होना पंचम भाव में और 5वें भाव का मालिक होकर के, तो ये आपके लिए इस पूरे पीरियड में हो सकता है आपको अपनी जो डिसीजन लेने की आपके स्ट्रेंथ है उसमें आपको एक न्यूनता फील महसूस होगी। आपका जो प्रेम संबंध है या जो आपके बच्चे वगैरह हैं, संतान है, शिक्षा है, जो यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो इस पूरे 1 महीने में आपकी इन चीजों में कमी आपको देखने को मिलेगी कि आपको निर्णय शक्ति कमजोर होती महसूस हो सकती है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि प्रेम संबंधों में किसी तरह का एक रुकाव या एक, कहने का मतलब है कि जैसे रुकी हुई से आपको लाइफ लगेगी कि कुछ चीजें बिल्कुल स्थिर हो गई हैं। तो इसे 1 महीने को आपको आगे निकाल देना है किसी भी तरह करके, क्योंकि एक टेम्परेरी फेज है। 1 महीने के बाद ये स्थितियां ठीक हो जाएंगी। और गुरु भी चूंकि यहाँ पे 17 जनवरी को अस्त हो जाएंगे, और ये गुरु आपके सप्तमेश होकर के और चतुर्थेश होकर के पंचम भाव में आएंगे, और ये भी अस्त स्थिति में रहेंगे। तो गुरु और शनि तो बड़े प्लेनेट जो है वो थोड़ा सा वीक रहेंगे। तो इनको वीक होने के कारण एक तो आप अपने जो आपका जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर है, उसके प्रति भी थोड़ा सा केयरफुल होके रहिएगा। उसके साथ उसके प्रति बहुत ध्यान रखते हुए, या उसके साथ जो आपके संबंध है उसमें कोई एक तरह का मतलब संभाल करते हुए आपको चलना चाहिए इस पूरे 1 महीने के पीरियड में। और दूसरा क्या रहेगा कि जो लोग प्रेम संबंधों वगैरह में है, तो उनको भी 1 महीने के लिए कोई मेजर निर्णय नहीं, डिसीजन नहीं लेना चाहिए। किसी भी तरह का ऐसा निर्णय कि यदि आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप उसको मैरिज की ओर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए पूरा 1 महीने का जो टाइम पीरियड है वो भी आपके लिए फेवर का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये निर्णय हो सकता है कि आगे चल के आपके लिए गलत साबित हो जाए। ऐसी संभावना भी आपके लिए बन सकती है। हालांकि यहाँ पे सूर्य रहेंगे 1 महीने तक, तो सूर्य चूंकि आपके पंचम भाव में आएंगे, तो कालपुरुष की जो पत्रिका होती है वहां पे सूर्य 5वें भाव के नैसर्गिक कारक होते हैं। तो हालांकि यहाँ पे सूर्य आकर के आपके संतान पक्ष के लिए भी थोड़ा बहुत एक मतलब ये है कि डिसीजन वगैरह तो आप बहुत प्रोमिनेंटली नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये है कि सूर्य चूंकि वहां पे रहेंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरीके से नहीं काम कर पा रहे हैं। सूर्य वहां पे स्ट्रेंथ देने का भी काम करेंगे, लेकिन इस भाव का मालिक चूंकि अस्त हुआ है, तो कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप मत करिएगा। अब स्पेशली अपने बच्चों के फ्यूचर से रिलेटेड कोई चीज, या अपने प्रेम वगैरह को लेकर के उसको मैरिज में कन्वर्ट करना है, उन चीजों के लिए, या जो आपकी संतान पक्ष से संबंधित कोई चीजें हैं, या फाइनेंस से रिलेटेड कोई आपका मैटर है, या शेयर मार्केट वगैरह से संबंधित कोई चीजें हैं, तो उनको थोड़ा सा बहुत समझते हुए ही आप आगे बढ़िएगा। यही मेरा सजेशन रहेगा आप लोगों को। और सैटर्न को आप मजबूत करने की कोशिश करिएगा। शनि के मंत्र वगैरह आप कर सकते हैं, और शनि के दान करके इस तरीके से, क्योंकि शनि अस्त है तो कहीं ना कहीं उनकी जो अपने भाव को संभालने की ताकत है उसमें तो कमी रहेगी। तो आप शनि के दान करिए, इससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा। उनके मंत्र जाप कर सकते हैं आप, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और मेजर डिसीजन मत लीजिए कि 1 महीने का टाइम है, स्पेशली विवाह वगैरह से संबंधित, और वो लोग जो कि प्रेम संबंधों में है। तो आशा कर रही हूँ कि इस एनालिसिस से आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया लगी होगी कि इस पूरे 1 महीने को कैसे निकाला जा सकता है।
और बहुत ही छोटा-सा ये टाइम पीरियड रहेगा। 1 महीना बहुत लंबा समय नहीं होता है, क्योंकि शनि को अभी मकर राशि में रहना है, करीब 1.5 साल के समय है इनके पास यहाँ पे रहने का, और सूर्य तो निकल जाएँगे यहाँ से। तो ये जो 1 महीने का पूरा लगभग समय है सैटर्न के अस्त होने से, कहीं न कहीं एक नेगेटिव इफ़ेक्ट तो सबको ज़रूर मिलेगा। तो जिस भाव को लेकर के शनि चल रहे हैं आपके हॉरोस्कोप में, उससे संबंधित चीज़ों में आपको एक न्यूनता देखने को मिल सकती है। हालाँकि ये तभी प्रभावी होगी जब, विशेष रूप से प्रभावी होगा जब आपके हॉरोस्कोप में शनि कहीं महादशांतर या प्रत्यंतर में आ रहे होंगे, तब तो आपको इसका बहुत गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन आपके हॉरोस्कोप में अगर शनि डीबीए में कहीं नहीं होंगे और शनि अच्छी जगह पे प्लेस्ड होंगे, अच्छे भाव के स्वामी बन कर के, इस तरह की जो स्थितियाँ होंगी तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। आप इसे इस तरीके से भी समझिएगा, और ये बड़ा सिंपल सा ये गोचर के ऊपर मैंने आधारित चीज़ें आपको बताई हैं। और एक चीज़ और भी करिएगा कि आप अपने चंद्रमा से, जहाँ पे आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, वो आपकी चंद्र राशि होती है, और लग्न जो आपका पहला भाव है, वहाँ पे जो नंबर पड़ा हुआ है, वो आपकी लगन राशि होती है। तो दोनों से मिला कर के आप परिणाम को लेने की कोशिश करिएगा, तो उससे आपको रिज़ल्ट बहुत सटीक और बहुत हद तक जो है सही समझ में आ पाएगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ लग्न और चंद्र से, कि चंद्रमा के आधार पे चीज़ें आपको अपने मेंटल इमोशनल लेवल पर किस तरीके से प्रभाव डाल रही हैं, उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और जब आप लग्न से देखेंगे तो वो बाहरी तौर से कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेगी, उसका आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को इस एनालिसिस से कुछ हेल्प मिली होगी कि 1 महीने किस तरीके से निकालने हैं। और एक चीज़ और भी कहूँगी कि ये 9 ग्रह अपने रहते हैं, और 9 ग्रह कंटिन्यू मूव कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कभी कोई ग्रह सपोर्ट में रहता है, तो कोई उतना सपोर्टिव नहीं रहता है। तो ये स्थितियाँ हमेशा बनी रहती हैं। तो इसका तात्पर्य ये बिल्कुल ही नहीं है कि अगर आपको लगभग हर वीडियो में ये ज़रूर मिल जाता होगा कि ये प्लैनेट अगेंस्ट में जा रहा है, या ये प्लैनेट फेवर में जा रहा है। तो वो तो पर्टिकुलर उस प्लैनेट के आधार पे बोलना पड़ता है कि अभी आप इस तरह के डिसीजन मत लीजिए, मेजर डिसीजन मत लीजिए। लेकिन आपको अपना जो स्वयं का विवेक है, उन चीज़ों को भी प्रयोग में लाना चाहिए, कि उसका इस्तेमाल करते हुए कि कौन-सा निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। ये सारी चीज़ों को समझते हुए फिर आप आगे बढ़िएगा। अपने स्वयं के बुद्धि से, समझ से कि क्या क्या करना उचित है, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग तो एस्ट्रोलॉजर हैं, और जो प्लैनेट दिखते हैं उसके आधार पे कैलकुलेट करके बता देते हैं कि इस तरह की संभावना बन सकती है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं, तो इस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं। लेकिन वो कितने सटीक होंगे, वो आपके हॉरोस्कोप पे निर्भर करता है। इसलिए कोई भी फाइनल निर्णय लेना हो तो अपने ही पत्रिका के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए कि वहाँ पे क्या स्थिति बन रही है। और इसको बहुत सामान्य तरीके से लेना चाहिए। बहुत ही जनरल ये प्रेडिक्शन होता है। ये 100% सटीक बैठेगा आपके ऊपर, ये ज़रूरी नहीं है। एक एक गाइडलाइन के तौर पे एक आइडिया लग जाती है कि हाँ, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे कि एक मौसम में बताते हैं कि बारिश होने की संभावना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बारिश हो ही जाएगी। अब संभावना बता दी है तो आप अपनी तैयारी करके रखिए, अपने छाते वगैरह खोल लीजिए, रेनकोट वगैरह ले लीजिए। घर को अच्छे से बना लीजिए कि बारिश हो तो कोई दिक्कत ना हो। बस इतना ही पर्पज़ रहता है ट्रांज़िट के वीडियोज़ का, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आगे मैं फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ लेके आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।